मैंने एक पसमानदा इलाके में ब्यूटी पार्लर खोला था और मुझे यहाँ की सभी खवातीन एक ही हवाले से जानती थीं कि मैं उनके हुस्न को चार चांद लगा देती हूँ। यहाँ की अक्सर खवातीन जो नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, मेरे पार्लर आने की बजाय मुझे ज़्यादा पैसे देकर अपने घर बुला लेती थीं। मुझे ये सौदा भी घाटे का नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी सारी ज़रूरतें इस इलाके से पूरी हो रही थीं। लोग कारोबार करने शहर जाते हैं, मैं कारोबार करने गाँव आ गई थी, क्योंकि इस गांव में बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे, जिनमें से ज़मींदार और नवाब हजरात भी थे, और इसी वजह से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा था। एक दिन मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर आया जिससे मैं हैरान हो गई थी। मुझे एक लड़की ने आकर बताया कि एक औरत आई है, वो अपना मेकअप इस अंदाज से करवाना चाहती है कि वो जवान नज़र आए। जवान नज़र आने की क्या बात है, मेकअप से सभी खूबसूरत लगते हैं, मैंने साइमा को कहा। कहने लगी, दरअसल औरत की उम्र 80 साल है, इसी वजह से वो बेहद हसीन लगना चाहती है। 80 साल की उम्र में वो किसके लिए हसीन लगेगी? मैंने हैरत से मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा। जी ये तो मुझे भी नहीं पता। साइमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। 80 साल की उम्र में वो किसके लिए खूबसूरत लगना चाहती हैं वो उन्हीं को ही पता होगा, लेकिन फिलहाल वो बाहर बैठी हैं। कहती हैं कि जितने पैसे तुम मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरा बहुत ख़ास दिन आ रहा है, इसलिए मुझे तैयार कर दो। मुझे इस केस में नहायत दिलचस्पी होने लगी थी, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर वो औरत ऐसा क्यों करना चाहती है। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। यकीनन इस उम्र में वो शादी तो नहीं कर रही होगी, तो क्या किसी को धोखा दे रही है? मैंने दिल में सोचा। अपनी जवानी के दिनों को ताज़ा कर रही है। ये सोचकर मैं बाहर गई तो वो एक रूसी जोड़ा भी अपने हाथ में लिए बैठी थी। साथ में उसके गंदे फकीरों वाले कपड़े भी पड़े थे। मेरी नज़र दोनों चीज़ों पर पड़ी तो मैं एक सवालिया नज़रों से देखने लगी। फिक्र नहीं करो, मैंने फकीरों वाला लिबास उतार कर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं। मैं नहा धोकर पाक साफ हो गई हूँ, मेरे जिस्म से बदबू नहीं आ रही, उसने बेचारगी से मुझे बताया। जी वो तो मुझे पता है, लेकिन आप ये रूसी जोड़ा किसके लिए लाई हैं? ये तो दुल्हनें पहनती हैं। मेरे सवाल पर उसने सर झुका लिया और बोली, आज मैं ही दुल्हन बनूंगी। तुम दुल्हन बनोगी? मेरा मतलब आप क्यों दुल्हन बनेंगी? इस उम्र में किसकी दुल्हन बनेंगी? बेटे मेरी शादी हो रही है और वो भी नवाब खानदान में, तो तुम्हें मुझे अच्छे से तैयार करना होगा। मैं ये रूसी जोड़ा पहन कर आती हूँ, ज़रा मेरी मदद कर दो। तुम्हें पता तो है इस उम्र में चला फिरा भी ठीक से नहीं जाता। उसने अपनी लाठी मुझे पकड़ाई। मेरा सहारा लेती वो अंदर वाले गुसल खाने में चली गई, जहाँ पर उसने वह रूसी जोड़ा पहन लिया था। मैं उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान थी कि 80 साल की उम्र में उससे कौन शादी कर रहा है। यकीनन कोई कब्र में जाता बुढ़ा ही होगा जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस औरत में ना ही कोई कशिश थी और ना कोई खूबसूरती थी। एक तो इसकी उम्र ज्यादा थी, दूसरा इसने पेशे के एतबार से बताया कि वो एक फकीनी है, लोगों से भीख मांग मांग कर गुजारा करती रही है। ऐसे में से कौन शादी कर रहा होगा? मैंने उसे पूछा नहीं कि कहीं बेचारी का दिल ना टूट जाए। मैंने उसे अच्छी तरह से तैयार कर दिया, जो कुछ भी मैं कर सकती थी। अब वो पहले से कदरे बेहतर लग रही थी। शीशे में देखकर खुद भी शर्माने लगी और बोली, काश पहले हो जाता, मेरी जवानी में भी कोई मुझे मिल जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसने ये कहकर अपनी लाठी मुझसे वापस ले ली और बाहर को चलने लगी। मैंने कहा, अब इतना भारी रूसी जोड़ा पहनकर चल नहीं पाएंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे गाड़ी और ड्राइवर लेने आए हैं, उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। तो मैं हैरान हो गई। अगर ये फकीरनी है तो फिर गाड़ी में क्यों जा रही है? मैंने देखा तो वह नवाब साहब की गाड़ी थी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। ये नवाब साहब को क्या हो गया है? ये तो अभी सिर्फ 50 साल के हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? ये खुदारा कहीं इस बूढ़ी औरत से शादी तो नहीं करने लगे, मैंने दिल में सोचा। मैं ये बातें अभी सोच ही रही थी कि गाड़ी से ड्राइवर उतरा और मुझे एक कार्ड देते हुए बोला, मोजिज जी हम ज़रा लेट हो गए, लेकिन आप शादी में ज़रूर चलिए, हमारे साथ आप भी गाड़ी में बैठ जाइए। आपने दुल्हन को तैयार किया है, इतना तो हमें भी चाहिए कि आपको शादी में इज्जत से बुलाएं और खिला पिला कर भेजें। मैं इस नवाब की शादी में शायद न जाती, मगर दुल्हन के केस ने मुझे दिलचस्पी की वजह से सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं वहां पर जाऊं और देखूं कि उस बूढ़ी औरत की शादी नवाब साहिब से कैसे होती है। मैं यही सब बातें सोच रही थी कि मैंने तो
दिल में अंदाजा लगा लिया था कि जरूर इस औरत को किसी ने भड़काया होगा। किसी ने तो कहा होगा कि तुम नवाब साहिब से शादी कर लो, या फिर नवाब साहिब को किसी ने कहा होगा कि आप इस फकीरनी से शादी कर लें तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं भी देखना चाहती थी कि लोग आखिर इस जोड़े पर क्या बातें करेंगे। गाड़ी से उतरने पर वही औरत को लेने के लिए तीन चार लड़कियां आई थीं। किसी का रवैया भी ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा लगता। सब लोग उस बूढ़ी औरत को इज्जत दे रहे थे। मैंने आज तक उस गांव में उसे पहली बार देखा था। इससे पहले तो यहाँ नजर नहीं आती थी। 2-3 लड़कियों से मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता। औरत तो बहुत अरसे से हमने देखी थी, पहले गांव में रहती थी, इसके बाद कहीं शहर चली गई। हम इससे ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। मैं सोच रही थी कि नवाब साहिब की शक्ल देखूंगी, उनकी बीवी के कितना असरात होंगे। उनके शौहर ने उससे 30 साल बड़ी औरत के साथ शादी कर ली, क्योंकि नवाब साहिब की उम्र 50 से 60 साल के दरमियान ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मगर मेरी तो हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब नवाब साहिब उस औरत को दिलासा देने लगे और इसके साथ बैठ गए। गोया उसके दूल्हा नवाब साहिब नहीं थे तो कौन था उसका दूल्हा? कहीं अपने घर में किसी ड्राइवर या गार्ड से तो उसकी शादी नहीं करवा दी। मैं यही सोच रही थी कि दूल्हा आ गया का शोर पैदा होने लगा। मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर नवाब साहिब का बेटा नवाबजादा अली खड़ा था। नवाबजादा अली को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सुन रखा था कि नवाबजादे की उम्र सिर्फ 18 से 20 साल है, तो क्या ये दूल्हा था? मैं फटी फटी आंखों के साथ इस सारे मंजर को देखने लगी। साथ बैठी लड़की को कोहनी मार कर पूछा कि क्या यही नवाब साहिब का बेटा है जिसकी शादी है उस औरत से? तो उसने हाँ में सर हिलाया और बोली कि नवाब साहिब का यही बेटा है, इकलौता बेटा है। मगर फिर भी देखो किससे शादी करने जा रहा है। उन लोगों को जरा भी हया नहीं है। मेरे खुदा, अब ये कैसे इसके साथ रहेगी? ये तो इसकी दादी की उम्र की है। औरतें बहुत सारी बातें कर रही थीं, जबकि दूल्हा यानी 18 साल नवाबजादा अली टहलता टहलता आकर उसी सोफर पर बैठ गया जहां पर औरत पहले से बुराजमान बैठी थी। मुझे लग रहा था कि नवाब साहिब ने कोई जबरदस्ती की होगी, लेकिन दूल्हे की बतीसी देखकर अंदाजा हो चुका था कि ये शादी जबरदस्ती हरगिज नहीं है और ना ही नवाबजादे अली को किसी ने इस बात पर मजबूर किया है। नवाब साहिब भी गुस्से में नहीं लग रहे थे। दोनों बाप बेटा मुतमईन थे। ऐसा लगता था ये शादी उनके हक में बेहतर है। जबकि नवाब साहिब की बीवी बहुत गुस्से में बैठी थी। कहने लगी, मेरा तो इन्होंने पूरे गांव में मजाक बनवा दिया है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लाना चाहती थी, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या कर दिया। पूरे गांव के सामने मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो नवाब साहिब से भी कहा था कि नवाबजादा की इतनी बड़ी बात मत माने, मगर उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि अगर मेरे बेटे ने इस औरत से शादी नहीं की तो फिर मैं खुद इससे शादी कर लूंगा। अब बताओ भला, मैं अपना घर उजाड़। लेकिन जो भी हुआ, इस औरत से मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो उसे अपनी बहू भी नहीं कह सकती, ये तो मेरी दादी बहू हुई। इस औरत की बातें सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। सच कहूँ तो 80 साल वो फकीरनी मुझे बहुत ही मक्कार औरत लग रही थी। उसके चेहरे पर तेवर ऐसे थे जैसे देखकर ऐसा महसूस होता कि वो बहुत तजर्बाकार औरत है, लेकिन फिलहाल वो अपना सर झुकाकर यूं बैठी थी जैसे उसे ये शादी बहुत अजीज हो। मगर उसकी नज़र मुझ पर थी। उसने मुझसे कहा कि तुम आकर मेरे पास बैठो। बाजुकात मुझे खुद को सेट करना होता है तो फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती है। मैं हैरान थी कि इस औरत में कितनी एतमाद है, जबकि मैं उस पर हंस रही थी, मगर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने खूबसूरत लगने पर ध्यान दे रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जाने लगे, मगर उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास ही रुको, मुझे तुमसे बातें करनी हैं। मैं उसकी इस मोहब्बत अल्फादियत तवज्जा की बिल्कुल भी ज़रूरतमंद नहीं थी, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि नवाब खानदान की इस औरत के साथ रहकर मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। मैं चुपचाप इस औरत के साथ बैठी रही। मुझे न जाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे अकेले में कोई बात करना चाहती है, मगर बार बार वो कुछ कहते कहते रुक जाती। थोड़ी देर के लिए मेहमान इधर उधर हुए तो उसने मुझसे कान में कहा कि तुम रात को मेरे साथ ही रुक जाओ, कुछ दिन मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। दरअसल मुझे
ایک پارلر والی عورت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس عمر میں مجھے بناؤ سنگھار کرنا نہیں آتا۔ میں تو ساری زندگی بھیک مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، لیکن تم تو شادی شدہ ہو، خود بھی جانتی ہوگی کہ کیسے مردوں کو لبانا ہوتا ہے۔ بس تم مجھے تیار کر دینا، میں تمہیں ہر دن اتنے پیسے دیا کروں گی جتنے تم اپنے پارلر میں بھی نہیں کما پاتی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ گاؤں والا علاقہ ہے، یہاں پر عورتیں تمہیں زیادہ سے زیادہ 150 پیسے کا کام کروا کر دیتی ہوں گی، اور تم جیسی غریب لڑکی کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس فقیرنی پر حیرت ہو رہی تھی کہ 1 گھنٹے میں اپنی شادی کرنے کے بعد وہ یہ اپنی اوقات بھول سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گی، اور اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہو تو دولہے کے لیے تمہیں حسین لگنا پڑے گا۔ تم مجھے ایک روز کے 1000 روپے دے دیا کرنا، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو پھر آج رات تم رک جاؤ گی؟ اس نے مجھ پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں، اگر تم مجھے ابھی پیسے دو تو بڑی لالچی ہو تم، میری طرح لگتا ہے کہ تمہارا بھی بڑا تجربہ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لال رنگ کا پرس اٹھا رکھا تھا جسے اس نے کھولا اور کھول کر مجھے 500 روپے دے دیے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے فوراً ہی 500 روپے کیسے دے دیے۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ لیے تھے، ویسے وہ لگتی تو کسی شریف گھرانے کی عورت تھی، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا یہ کہانی کچھ مختلف ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، دراصل آج میرا شوہر میرے کمرے میں آئے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی، تم تو سمجھدار ہونا کہ میری عمر کی ہوگی، یہ شادی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن اب تم خود بتاؤ اس عمر میں شادی کے تقاضے پورے کر سکتی ہوں بھلا؟ وہ عورت بڑی سمجھدار معلوم ہوتی تھی۔ تو بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رکو، میں ان لوگوں سے کہہ دوں گی کہ تم میری سہیلی ہو جسے میں نے یہاں بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے، اور یہ کہ تم میری طرح شہر سے آئی ہو، شہر کے کسی علاقے سے آئی ہو۔ میں اس عورت کی بات پوری طرح سمجھ گئی تھی، اور مجھے بھی پتہ چل چکا تھا کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور وہ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہے۔ میں اس کی باتیں سمجھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے کافی سارے پیسے ملنے والے تھے۔ ایک تو اس کے پاس اپنے پیسے بھی ہوئے ہوں گے، اور دوسرا اب اسے اسلامی قیمت میں حق مہر کی کافی رقم ملی ہوگی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ظاہر ہے اس عورت کی ساس، جو کہ اس سے 40 سال چھوٹی تھی، وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، پیچھے وہ عورت اکیلی رہ گئی۔ اس نے مجھے اپنا نام زیبا بتایا۔ زیبا نے کہا، میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت تو نہیں کرتا جتنی لوگوں کے سامنے دکھاتا رہا ہے، لیکن کیا پتا، مرد کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میں زیبا کو لے کر اس کے اجالہ عروسی میں چلی گئی تھی۔ اس کا لباس بہت بھاری تھا، اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری شادی محبت کی ہوئی یا پھر زبردستی؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ پھر وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں میں نے یہ شادی محبت کے لیے ہی کی ہے، لیکن تم اس کی حقیقت ابھی نہیں بتاؤں گی، ابھی مجھے تم پر مزید بھروسہ قائم کرنا ہے، پھر تمہیں اپنی ساری کہانی سنا دوں گی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بہرحال میں نے اس کا لباس تبدیل کروا دیا۔ لباس تبدیل کرتے ہی وہ خوش ہو گئی اور بولی کہ میں تمہیں مزید انعام دوں گی، لیکن اب تمہیں میری ایک بات سننا ہوگی۔ اس بات پر عمل کرنے کے بعد تمہیں اگر میرے ساتھ وفاداری کرنا ہوئی تو بتا دینا، مگر نہ میرا راز کسی سے مت کہنا۔ میں اکیلے بھی کیا کام کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ تم جوان عورت ہو، اس گاؤں کی بھی ہو، تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے زیادہ حیرت نہیں تھی کہ اس کا شوہر ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ ظاہر ہے ایک 18 سالہ لڑکا 80 سالہ عورت کے پاس جا کر کیا کرے گا، وہ تو اسے دیکھ کر اپنی دادی ہی سمجھے گا۔ مگر حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نوابزادہ علی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کے بہت سارے پھول تھے اور ساتھ ہی ایک تحفہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہونے لگی۔ یہ کیا ہے نواب صاحب؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، دیکھ نہیں رہی، میں اپنی بیگم صاحبہ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔
और वैसे भी मियाँ बीवी के कमरे में रात के वक्त रुकना बड़ी बदतहजीबी होती है। आप यहाँ से चली जाएं। उसने तो मुझे साफ साफ कमरे से निकलने का कह दिया, मगर ज़ेबा ने पीछे से आवाज़ लगाई, कोई बात नहीं नवाबजादे, ये मेरी सहेली है, तुम इससे मत शर्माओ और ये थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएगी मगर रात भर मेरे साथ रहेगी। मैंने सोचा था कि ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन फिर ज़ेबा ने मुझे अपने पास ही रोक लिया। नवाबजादे अली ने मेरे सामने अपने अल्फाज में बड़ी कमाल महारत के साथ इस बुढ़िया से इज़हार मोहब्बत किया। वो ये कह भी रहा था कि अगर मेरी उम्र आपको लग जाए तो मैं मज़ीद कुछ अर्सा आपके साथ गुजारना पसंद करूँगा। वो औरत बड़ी खुश भी थी, लेकिन साथ ही साथ किसी गहरी सोच में गुम भी थी। फिर नवाबजादे अली को ये कहकर भेज दिया कि कल रात से आपके साथ रहूँगी, फ़िलहाल मुझे अपनी सहेली के साथ रहने दो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अरसे के बाद आई हूँ तो मुझे यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस हो रही है। मुझे यहाँ संभलने में, अपनी तबीयत बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। नवाबजादे साहिब बाहर चले गए। उनके बाहर जाने के बाद ज़ेबा ने मुझसे एक बैग मंगवाया और कहने लगी, इसे खोल लो और मैं सारे ज़ेवरात डाल दो। और मैं इसे गौर से देखने लगी थी कि तुम क्या कर रही हो ज़ेबा, क्या तुम्हारा यहाँ से भागने का इरादा है? तो और क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ कि अपना सारा जेवर वगैरह लेकर मैं यहाँ आ गई, और अब ये लड़का ये मुझसे शादी करके मुझे यहाँ ले तो आया है, लेकिन जानती हो कि क्यों लाया है? इसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा नहीं। तब उसने मेरे सामने मेरे सारे जेवरात रखे और बोली, तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। देखो, गांव वाले लोग ना तो तुम्हें जानते हैं और ना ही मुझे। मैं बहुत पहले यहाँ पर आई थी किसी काम से, लेकिन अब मैं इन लोगों को नहीं जानती ना पहचानती हूँ, और तुम भी यहाँ पैसों के लिए आई हो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हें मेरी मदद करना होगी। और मदद क्या करना होगी? मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। जाकर बाहर से कोई गाड़ी मंगवा लो और फिर मुझे इसमें बैठकर बताना। सबको यही लगेगा कि तुम वापस अपने ब्यूटी पार्लर जा रही हो, लेकिन हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। इस बात पर मुझे डर भी लगा था, अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। तब उसने मुझे समझाया कि ये नवाब बस नाम के ही नवाब हैं। इनके पास इस घर के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं कि ये तुम्हें कुछ भी कह सकें। मैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अगर मेरे पास जो सबसे ज़्यादा ताकत है तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तुम सोचो, मेरे पास ऐसी ताकत है कि एक 18 साल लड़के ने 80 साल की उम्र से लड़की से शादी की है। उस औरत की बात में जान तो वाकई थी। मुझे लगा कि शायद इसका साथ देकर घाटे का सौदा नहीं होगा। वैसे भी गांव के लोग कौन सा मुझे जानते थे जो मुझे इसके सामने शर्मिंदगी होती। मेरा तो यहाँ बस एक छोटा सा कारोबार था। मैंने हामी भर ली। उसने मुझे एक काले रंग का बैग पकड़ा दिया। वो बैग लेकर मैं बाहर चली गई। मैंने ड्राइवर को कहा कि मुझे अलग गाड़ी मंगवा कर दें, क्योंकि मुझे अपने पार्लर जाना है जो काफ़ी दूर है, और मैं किसी लोकल गाड़ी में जाना पसंद करूंगी। ड्राइवर ने ताबेदारी करते हुए मुझे एक लोकल गाड़ी का पता दे दिया। मैं वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं जानती थी कि इसी गाड़ी में बैठकर मुझे इस बुढ़िया को यहाँ से भगा सकती हूँ। गाड़ी रोककर मैं कोई चीज़ लेने के बहाने अंदर चली गई, और साथ ही उस बुढ़िया को भी काले कपड़े पहनाकर बाहर ले आई। अंधेरे में किसी को महसूस नहीं हुआ कि काले कपड़ों वाला ये साया कहाँ जा रहा है। मैंने इसे बिठाया और हम लोग गए। वहां से निकलते हुए मुझे डर तो बहुत लगा, पर रात के अंधेरे में गांव के लोग घोड़े गधे बेचकर सो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा। हम लोग जब गुजरांवाला पहुंचे तो वो औरत अपनी गाड़ी से निकली। मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिला वजह नहीं लाई हूँ, मैंने वादा पूरा करना है। तुम इनमें से जितने जेवरा चाहो उठा सकती हो। मैंने कहा, मुझे पनाह दे दो, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम मेरा साथ दो। मुझे खुशी खुशी अपने घर ले गई। उसने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया। उसकी सब पोतियों से मिलकर मैं हैरान रह गई। वो औरत पोते पोतियों वाली थी। उसकी छोटी पोती उसे लिपट कर रोने लगी। दादो, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं सोच नहीं सकती थी कि वो ऐसा निकलेगा। मैंने अली से सच्ची मोहब्बत की थी। देख ली मोहब्बत की हकीकत। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जब उसे ये पता चला कि तुम्हारी दादी के पास ग्रीन कार्ड है, अमीर है, वो तुम्हें भी आगे लेकर जा सकती है,
तो वो तुम्हारी दादी से भी शादी रचाने पर तैयार हो गया। सुन रही हो? उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्हें नवाबजादे अली से मोहब्बत हो गई थी। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि नवाबजादे आपकी दौलत के चक्कर में हैं, आप तक पहुंचते हैं, लेकिन ये नहीं मानी। फिर मैंने एक दिन उसे बात पर ललकारा, चैलेंज किया, अगर नवाबजादे अली को ये सारी चीजें देकर खुद से शादी करने पर राजी कर लूं तो क्या वो इसका ख्याल दिल से निकाल देगी? उसे लगता था कि नवाबजादा ऐसे करेगा ही नहीं, वो साफ मुकर जाएगा, क्योंकि बकौल इसके वो तो लाइबा से सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जानती हो क्या, उसकी मोहब्बत ग्रीन कार्ड के आगे फीकी पड़ गई। लाइबा ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत लालच दिए थे कि मैं किसी जवान लड़की से ब्याह रचाना चाहती हूँ। मेरे जहन में बहुत सारे ख्वाब हैं जिन्हें पूरा करना चाहती हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे ऐसी मोहब्बत करूंगा जैसी तुम मुझसे करती हो। और फिर तुम यकीन जानो कि उस शख्स ने पूरे गांव के सामने मुझे कबूल किया, सिर्फ इस कागज के टुकड़े के पीछे और चंद महलात के पीछे जो मेरे नाम पर हैं। मेरे यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट्स हैं बेटी, और वैसे भी आते आते नवाबजादे का घर जो मैंने साफ किया है वो तुम आराम से ले जा सकती हो, क्योंकि ऐसे नवाबजादे को सबक सिखाना भी जरूरी था जो पैसे के पीछे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चला था। खुदा ने उसे किस चीज की कमी दी थी? अच्छा घर, माँ बाप और सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो उस बाप इतने लालची थे कि एक बूढ़ी औरत को भी अपनाने पर तैयार हो गए। मैंने ऐसी मोहब्बत पर थूका भी नहीं कभी, लेकिन अपनी बेटी को समझाने के लिए देखो क्या नहीं कर दिया मैंने। बस शुक्र है कि तुम मेरा साथ दिया, वरना पता नहीं अपनी बेटी को मोहब्बत की हकीकत समझाते समझाते मैं कहाँ फंसती। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी की आंखें खुल गईं। दादी साहिबा तो अपने कमरे में चली गई, मगर मैं वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि उन्होंने नवाबजादे अली से जो निकाह किया है उसका क्या होगा। वैसे तो दादी बेवा है, लेकिन उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अपनी बेटी को समझाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था वो सही था या गलत, और उन्होंने जो निकाह किया उसका क्या होगा। आपके ख्याल में क्या दादी ने कदम सही उठाया? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह भी कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।